हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अभी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या हैं? तो जैसा आप जानते हो, पहले दो वर्ल्ड वॉर के टाइम में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, यानी दो ध्रुवीय व्यवस्था थी। लेकिन 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ टूट गया और पूरी दुनिया में रहेगी सिर्फ एक महाशक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो वर्चस्व था वो हर जगह फैलने लगा, जैसे उसका आर्थिक सैन्य वर्चस्व हो। तो इस वर्चस्व को चुनौती देने के लिए और सीमित करने के लिए विश्व में कुछ नए संगठनों का निर्माण हुआ। साथ ही साथ कुछ देशों ने अपनी पावर को बढ़ाया। इन्हीं संगठनों और इन्हीं देशों को कहा जाता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आज हम इनमें से एक संगठन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरोपीय संघ। इस संगठन का निर्माण किया था यूरोप के देशों ने। आपस के पुराने विवादों को भुलाकर उन्होंने सोचा कि अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत होना है, तो उसके लिए उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया। इस संगठन के निर्माण को हम 6 स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है मार्शल योजना, 1947 से 1948। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद करने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को जीवन दान देने के लिए अरबों डॉलर की मदद करी इस योजना के तहत। इस योजना का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इन देशों को साम्यवाद के प्रभाव से बचाना। और इसी के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसकी वजह से पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच जो भी व्यापारिक बंधन थे वो समाप्त हुए। फिर आता है दूसरा स्टेप, यूरोपीय परिषद का निर्माण। इसका निर्माण हुआ था 1949 में कि यूरोप के देशों के बीच में राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया जाए। इसकी स्थापना लंदन संधि के माध्यम से हुई। और तीसरा चरण आता है यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। अब नॉर्मली यूरोप के देशों में जब भी युद्ध होता था तो इन दोनों संसाधनों की बहुत ज़रूरत होती थी। कोयला ऊर्जा संसाधन है और इस्पात से काफ़ी तरह की चीज़ें बनती थी। तो 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके 1991 में इस समुदाय का गठन किया, जिसका मेन पर्पस ये था कि इन दोनों संसाधनों पर, कोयला और लोहा, इस पर सबका साझा नियंत्रण स्थापित हो, ताकि फ्यूचर में ये देश आपस में दोबारा युद्ध ना लड़ सकें। क्योंकि अगर दोबारा युद्ध लड़ना हो तो इन दोनों संसाधनों की आवश्यकता होगी और ये दोनों संसाधन तो अब इनके साझा नियंत्रण में हैं। चौथा स्टेप आता है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। इस संगठन का निर्माण हुआ था 1957 में। उन्हीं 6 देशों ने किया, रोम की संधि के माध्यम से। साथ ही साथ उन्होंने बनाया यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था कि पूरे यूरोप में एक साझा बाजार हो, यानी यूरोप के देशों की जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के देश में बिना किसी प्रॉब्लम के बिक सके। और आखिरकार 1992 में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो 7 फरवरी 1992 नीदरलैंड के मास्ट्रिच शहर में मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। लेकिन ये जो संगठन था ये प्रभावी हुआ था 1 नवंबर 1993 से। इस संगठन के 3 स्तंभ मेन माने जाते हैं। पहला है साझा विदेश और सुरक्षा नीति, यानी जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं उनकी विदेश और सुरक्षा नीति एक जैसी होगी। न्याय और घरेलू मामले में सहयोग करेंगे और सभी देशों में एक ही मुद्रा चलेगी, यूरो। और आखिरकार आता है छठा चरण, शेंगेन संधि। इसके माध्यम से ये डिसाइड किया गया कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं इनमें आंतरिक सीमा यानी बॉर्डर हटा दिए जाएंगे, यानी सारे देशों के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे के देश में बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा की पाबंदी के आ जा सकते हैं। इसका मेन पर्पस ये था कि लोगों का आना जाना बढ़े, व्यापार बढ़े और इससे सारे के सारे जो देश हैं यूरोप के उनको फ़ायदा हो। तो लोगों को आने जाने, रहने और काम करने की आज़ादी मिली। तो इतना सब होने के बाद भी यूरोपीय संघ की जो शक्ति थी इसके 3 मुख्य आयाम माने जाते हैं। सबसे पहला आता है आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम यानी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो इनकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और व्यापार जो है ये दुनिया की शीर्ष इकोनॉमी अमेरिका और चीन के बराबर है। इनकी जो मुद्रा है यूरो, उसका दबदबा है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में ये डॉलर को एक तगड़ी चुनौती देती है और इसी ने डॉलर के एकाधिकार को रोका है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में भी यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से कहीं ज़्यादा है। तो जब भी कोई वैश्विक व्यापार के नियम बनाने होते हैं, तो उन नियमों को तय करने में इस संगठन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे आयाम राजनीतिक और कूटनीतिक आयाम की। तो यूरोपीय संघ का एक प्रमुख देश जो है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है। उसके पास वीटो पावर भी है, यानी कोई भी नियम पारित होने से पहले अगर ये मना कर दे तो वो नियम पारित नहीं होगा। इसके अलावा मानवाधिकार, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण, इन सारे मामलों में दुनिया भर में इसका कूटनीतिक प्रभाव है। और अपनी बात मनवाने के लिए ये सेना का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने आर्थिक दबाव और बातचीत के जरिए उस मामले को सुलझाते हैं। अब बात करते हैं हम सैन्य आयाम की, यानी इनका डिफेंस सिस्टम। तो इनका जो डिफेंस बजट यानी रक्षा बजट, वो दूसरे नंबर पर आता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा पे जो बजट बनाती है वो अमेरिका है। इसके अलावा फ्रांस के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार है। यूरोपीय संघ के पास अपनी खुद की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका नाम है गैलीलियो। इसके अलावा इनकी जो सैन्य तकनीक है वो काफ़ी उन्नत है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी क्या ये संगठन ऐसा है जिसमें कोई कमजोरी नहीं है या विरोध नहीं होता? तो ऐसा नहीं है। इस संगठन की भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर आपस में इनका विरोध होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है विदेश नीतियों में टकराव। तो जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो यूरोपीय संघ बिखर गया। ब्रिटेन और पोलैंड ने तो इस हमले का समर्थन किया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी इस हमले के खिलाफ थे। इसके अलावा यूरो संदेहवाद, यानी कई यूरोपीय देश नहीं चाहते कि उनके देश में यूरो को चलाया जाए, क्योंकि इससे उनकी घरेलू मुद्रा को नुकसान पहुंचता है। जैसे डेनमार्क और स्वीडन ने ना तो मास्टर संधि को अपनाया और ना ही यूरो मुद्रा को। अगली जो घटना है वो है ब्रेक्सिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना। तो जून 2016 में ब्रिटेन में वोटिंग हुई जिसमें 51.9% नागरिकों ने कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ दिया जाए। आखिरकार 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब ब्रिटेन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश था और काफ़ी ज़्यादा अपना वित्तीय तौर पर योगदान करता था, और इस घटना की वजह से वो अब यूरोपीय संघ से अलग हो गया।